हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 20वां चैप्टर विप्लव गायन। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, करकर में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फल की चिंतामणि। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पंक्ति है, इसमें पूछा गया है कि वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर होगा कि वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान जो है वो नवनिर्माण की राहें खोलने हेतु और जनता को जागृत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न है, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्तन से। तो इन पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की एक रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्तन से, इन पंक्तियों से सही संबंध बनता है, क्योंकि कभी इन पंक्तियों में आवेशपूर्वक जनता को जागृत करना चाहता है, परंतु उसके कंठ से जो गीत है वो बाहर नहीं आ सकता, जिससे वह और भी अधिक क्या हो गया, अधीर हो गया है। उसके अंदर जो धैर्य है वो ख़त्म हो गया है। वो चाह रहा है कि जो उसके अंदर गीत जो है, जो कि बाहर नहीं आ पा रहा है, किसी तरह बाहर आए। तो वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्तन से पंक्तियों से सही संबंध बनता है, क्योंकि कभी इन पंक्तियों में आवेशपूर्वक जनता को जागृत करना चाहता है, परंतु उसके कंठ में जो गीत है वो फंस गया है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे वह और भी अधिक अधीर हो गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी हैं। तो ये जो पंक्ति है पूरी, तो उसका आपको भाव स्पष्ट करना है, जो कि है आंसर इसका। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कभी लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि परिवर्तन के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो वीणा है उसके कोमल स्वर निकलने की बजाय, उसमें से कोमल स्वर नहीं निकल पा रहे, तो उनमें से कोमल स्वर निकलने की बजाय कठोर स्वर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी उंगलियों में जो मिजराब पहना हुआ है उसने वो टूट गया है, वो टूट कर गिर गया है। मिजराब कहते हैं जो भी इस तरह के वाद्य यंत्र होते हैं तार वाले, तो जो मिजराब होता है उसको उंगली में पहन के बजाते हैं ताकि उंगली में घाव ना हो। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि आज चाहे मिजराब टूटे या मेरी उंगलियां ऐंठ जाएं, पर मैं शांत नहीं होऊंगा और ना ही किसी को होने दूंगा। अर्थात इस गीत को गाते हुए मैं अपनी किसी परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, फिर चाहे कष्ट किसी भी रूप में सामने क्यों ना आए। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो सभी कवियों को संबोधित करते हुए ऐसे गीत सुनाने के लिए कहते हैं जिससे इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हाहाकार मच जाए, अर्थात चारों तरफ क्रांति की लहर जो है वो उत्पन्न हो जाए, समस्त प्रणाली उस हिलोर में सरोबार हो जाए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। तो माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई ऐसी कविताओं की 4-4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हों। तो आंसर होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है वो है, वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी, प्रथम प्रभात किरण से हिंद में जोत जगी, उतर पड़ी गंगा खेतों खलिहानों तक, मानो आंसू आए बलि मेहमानों तक। और मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है वो है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, भारत जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पत्थर शत्तल, गर्जितोर मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। तो आप यहाँ पे कोई भी इनकी कविता लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। तो आंसर होगा कि इस कविता का शीर्षक जो है विप्लव गायन इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इसमें विप्लव मतलब क्रांति, तो इसमें क्रांति लाने की बात कही गई है। तो इस कविता का मूल भाव ये है
कि गलत परंपराएं हैं, रूढ़िवादी विचार हैं और जो भेदभाव है उनको त्याग कर नवनिर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। तो कवि क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहता है और यह क्रांति एक विप्लव के समान होगी, मतलब क्रांति के समान होगी, इसलिए उन्होंने अपनी इस कविता का नाम विप्लव गायन रखा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कविता में दो शब्दों के मध्य इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसे उथल पुथल मच जाए एवं कड़ में है व्याप्त वही स्वर। तो इसमें उथल पुथल के बीच में और कड़ के बीच में ये जो डैश है वो लगाया गया है। तो इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं जिसमें इस तरह के प्रयोग आए हैं उनको आपको पढ़ना है और बताना है कि जो कवि है उन्होंने इस तरह के प्रयोग क्यों किए हैं। तो आंसर हुआ कि काव्य को प्रभावमयी और शब्दों में प्रभाव लाने के लिए इस तरह के जो योजक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कविता में कॉमा, योजक चिन्ह या विराम, ये जो चिन्ह होते हैं इनका उपयोग जो किया जाता है वो रुकने, आगे बढ़ने और किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई खास भाव है उसको अभिव्यक्त करने के लिए इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। तो आमतौर पर क्या होता है, गद्य में जो है शब्द है वो वाक्य के अंत में आता है, लेकिन कविता में बीच में भी आ जाता है। जैसे देश राज जाता है तो इसमें जो है शब्द का प्रयोग किया गया है वो वाक्य के अंत में है। और कविता में कैसे होता है, कड़ में है व्याप्त, तो यहाँ पर है शब्द का प्रयोग बीच में ही कर दिया गया है। तो वही तान गाती रहती है, कड़ में है व्याप्त, तो यहाँ से लेकर जो पंक्ति है वो है वही तान गाती रहती है यहाँ तक। तो इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। तो कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिलें तो उन्हें छांट कर लिखिए। तो कविता में इस तरह के जो प्रयोग हैं जिसमें आपको दिखता है कि हाँ है शब्द का प्रयोग बीच में हुआ है, तो वो पंक्तियाँ आपको छांट कर लिखनी है यहाँ पर। तो ये पंक्तियाँ हैं, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ रुका है तो यहाँ पर है शब्द का प्रयोग बीच में किया गया है। फिर है टूटी है मिज़राबे रोम रोम गाता है भय ध्वनि। टूटी है शब्द का प्रयोग बीच में आ गया, रोम रोम गाता है इसमें भी है शब्द का प्रयोग बीच में आ गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए इस तरह के तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसे तुकबंदी कहते हैं या अंत्य अनुप्रास कहते हैं। तो कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी जो कविता है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो तुकबंदी वाले जो शब्द हैं वो हैं इधर उधर, बैठी ऐंठी, रुद्ध युद्ध, फड़ी मड़ी। तो इन शब्दों के आधार पर आपको क्या करना है, कविता बनानी है। तो यहाँ पर आप कोई भी कविता बना सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।